नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पिछले कई दिनों से किसान मंडियों में धान की खरीद न होने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो उसे जल्द हल कर दिया जाएगा। किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने ये साफ तौर पर कहा कि धान खरीद नीति पूरी तरह से विफल है और सरकार के आश्वासनों के अलावा भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ना तो कोई अधिकारी और ना ही कर्मचारी उनकी बात सुन रहे हैं, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। एक आध जगह कहीं अपवाद स्वरूप विवाद होगा तो हमारी जानकारी में आएगा तो निश्चित उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों के हित में जो पॉलिसी बनी है उसके तहत अधिकांश धान जो क्रय केंद्र है उसमें किसानों को धान खरीद होगी। राज्य द्वारा इसमें कोई जो क्रय केंद्र कच्चा आड़ती मंडी में खरीद कर रहे हैं या जो 700 कुंटल की उनकी परमिशन है या तो खरीद की वो मेरा परमिशन मिले बढ़ाने की, तब तो ये कि संपूर्ण मंडी में जितनी भी अराइवल होगी सब उनके द्वारा क्रय किया जाएगा। प्रतिमान रहेगी भाई एक किसान को दो दिन वेट करना ही पड़ेगा। आपकी ये खाद्य विभाग की उसमें है, हमारे उसमें खाली इसका मंडी का लाइसेंस है। खरीद करने के लिए ये खाद्य विभाग की खरीद कर रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड ये खाद्य विभाग करेगा। हमारे अंदर में खाली भाई ये मंडी में लाइसेंस ही है करके ये है कि जो धान खरीद रहे हैं भारत से इसके राज्य सरकार के लिए धान खरीद कर रहे हैं। जो मंडी में आ रही है उसी को खरीद हो रही है, उसी के माध्यम से खरीद हो रही है। मंडियों में माल गिरा है उसके अनुसार कुछ जो रूल चालें आ रही है उसके हिसाब से पर्ची नहीं कर रही। CCTV भी लगे हैं और प्रदेश सचिव जारी की जा रही है। अगर सरकार ने इनको 33 उस दिन आज एक शायद 34 बता रहे हैं 33 लोगों को इन्होंने कच्चे आड़ती का परमिट दे रखा मंडी में। इससे मतलब है कि इनको सरकारी रेट पर खरीदने की परमिशन है, लाइसेंस मिला हुआ है मिल वालों को, जिसमें गदरपुर मंडी में 33 लोगों के पास है। तो उनको खाली मंडी से धान खरीदना होता है। वो लोग क्या करते हैं बाहर से धान खरीद रहे हैं और कुछ यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कुछ भोले वाले किसानों से उनकी खतौनी मंगाकर और उनका खाता मंगाकर उसमें पैसा डाल दे रहे हैं और वो जो बाहर का धान खरीद रहे हैं उसको नंबर 1 में दिखाकर और उधर अपना काम कर रहे हैं। जो मंडी का धान है वो नहीं खरीदा जा रहा है, इसीलिए मंडी में दिक्कत आ रही है, इसीलिए यहाँ पर किसान परेशान है और मंडी में धान नहीं उठ रहा है। वास्तविक इसमें अब कोई 1300 बता रहा है बिक रहा है, कोई 1200 बता रहा है, 500 से 600 रुपए का नुकसान सीधा किसान को हो रहा है। कहाँ से वो पूरा करेगा अपना घाटा? तो हम लोग उस दिन भी आए थे 14 तारीख को भी किसानों के रूप में, हम किसान हैं, एक संगठन की तरफ से भी सपोर्ट हमारा रुद्रपुर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग आकर रोज इनसे कहते हैं, मंडी वालों से उस दिन ही बात की है और आज भी अगर नहीं अगर ये मानते हैं हमारी बात को तो हम शायद कल से किसान यूनियन से किसानों को सीधा बुलाकर हम लोग यहाँ धरना देंगे और डेली यहाँ बैठेंगे और इनके जितने भी है जैसे ये कहते हैं पर्ची कटती है जो भी 700 कुंटल ये कह रहे हैं कि हम तोल रहे हैं लगभग 700 या 500 400, वो वास्तव में तो तुल नहीं रहा है यहाँ पर, वो बाहर से तुल के आ रहा है। अब हम कल से यही देखते हैं, इनकी निगरानी करते हैं, यहाँ पर मंडी समिति के साथ लेते हैं, हम एसडीएम साहब को बुलाएंगे और हम यहाँ पर निगरानी करते हैं इनकी कि ये वाकई माल मंडी से इतना तोल रहे हैं कि नहीं तोल रहे हैं। इनका तो नंबर 1 हो जाएगा, इनका तो जितना तोल लिया इन्होंने बाहर से पर्ची काटी उसकी सप्लाई सरकार को इनके चावल की पूरे रेट पर चली जाएगी 67 के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से उसकी रिकवरी के। लेकिन किसान का वही 1100 1200 1300 1400, तो उसमें बताएं किसान का तो नुकसान है। मंडी मिल वालों का या कच्चे आड़ती जिनको मिल गई है परमिशन उनका तो पक्का हो गया। अगर वो 1868 के भाव से खरीद रहे हैं कागजों में और वास्तव में मौके पे 1200 खरीदे 500 से 600 का फायदा तो उनको यहीं से हो गया। वो वास्तव में वो किसान का हिस्सा है, वो किसान का हक मार रहे हैं, किसान का हिस्सा मार रहे हैं। सरकार ने तो किसान के लिए सुविधा दे रखी है कि उसका माल इतने में बिके, वास्तविकता ऐसी है नहीं है। मौके पर जो है वो कुछ और है और कागजों में तो पूरा हो जाएंगे। भोले वाले किसानों की खतौनियां मंगा लेंगे कि तुम्हारा धान बेचा है, लाओ हम तुम्हारे खाते पैसा डालते हैं। किसान दबा हुआ होता है क्योंकि वो पहले से कर्ज लिए हुए हैं इनसे। कह रहे पहले कह रहे हैं मोबचर कम है, जब मोबचर चेक किया गया तो 17 मोबचर आया। तो मिल वालों ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, हम उठाएंगे नहीं। कल कह रहे पोर्टल बंद है, आज कह रहे चावल टूट गया। ये तो अच्छा यही है, कभी कहते हैं सूखा है, कभी कहते हैं गीला है। सुबह की उठाई इन्होंने। आपका धान कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? 3 दिन हो गए। आश्वासन दिया, अब ये कह रहे हैं जी तुलवाएंगे तुम्हारा। तो 21 अक्टूबर को होने वाले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर इस बार डीआईजी अरुण मोहन जोशी शहीद पुलिसकर्मियों की श्रद्धांजलि के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 10 दिन के समय में शहीद पुलिसकर्मियों द्वारा जहां शिक्षा हासिल की गई वहीं रहने वाले लोग भी जो हैं वो इस गली और लेन को शहीद पुलिसकर्मी का नाम दिया जाएगा। इस तरह से डिमांड रखते आए हैं और इसके लिए डीआईजी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए।
लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है, जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। देखिए, जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड है उसको पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और इसमें जो 21 अक्टूबर है उसको पुलिस फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कई सारी इवेंट्स रहेंगी इस पीरियड में, जैसे हमारी पुलिस लाइन है, जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में जो तमाम जानकारियाँ हैं उनको लेकर के प्रदर्शनी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जहाँ पर उनकी एजुकेशन हुई है, जो हमारे शहीद हैं या जहाँ के वो रहने वाले हैं, उन जगह की लोकल विजिट्स के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ वो रहते हैं उस तरफ की जो लेन है, गलियाँ हैं, या जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिया है, जो स्कूल है, उनमें से क्या उनके नाम किया जा सकता है, उनकी लेन को या स्कूल को, उस बारे में तमाम चीज़ें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिस को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है या जहाँ पर वो रहते हैं उसकी कोई लेन है या कोई गली है जिसको उनके नाम पे किया जा सकता है, इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये लगभग 10 दिन का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार पटेल की जयंती रहती है जिसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है ये बेसिकली पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद दिल्ली से वापस लौटे दीपक बाली काशीपुर पहुंचे हैं और काशीपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों और आम आदमी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान दीपक बाली ने अपने पैतृक निवास स्थान पर स्थित मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की और इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक बाली ने कहा कि जल्द ही पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जनसंवाद अभियान चलाया जाएगा और लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, जिनके आधार पर पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र बनाएगी। उन्होंने कहा खाली काशीपुर की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए जिस चीज से जनता परेशान है और जो जनता की जरूरत है और जो जनता के अधिकार है उन सब को पूरा किया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। अब ये कैसे पता लगेगा कि जनता को किस जगह की जनता को क्या चीज चाहिए? बहुत जल्दी आप देखेंगे जन संवाद कार्यक्रम पार्टी शुरू करेगी, जिसके द्वारा जो जनता की समस्याएं, जनता की ज़रूरतें हैं वो उनको अपने घोषणा पत्र में रखेगी, जो एक प्रदेश का घोषणा पत्र होगा और एक हर विधानसभा का घोषणा पत्र होगा। उसमें जनता द्वारा उठाई हुई मांगें और समस्याएं वो ही रखी जाएंगी और उनको पूरा किया जाएगा। आपका जन्म काशीपुर में हुआ है, मैं देख रहा हूं। देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण से होने वाले जंगल के नुकसान के विरोध में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और इस मामले को लेकर राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, डोईवाला कांग्रेस और युवा कांग्रेस NSUI व किसान कांग्रेस के सदस्यों ने डोईवाला उपजिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल व किसान नेता उमेद बोरा ने कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट से लगती हुई करीब 215 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरण करने की तैयारी की जा रही है, जिससे थानो वन रेंज जो है वो उसके करीब 10,000 पेड़ों के साथ विस्थापित क्षेत्र की जनता का अस्तित्व खतरे में है और पेड़ काटे जाने से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर खतरा मंडरा जा रहा है।
और इतना ही भारी जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। और इतनी भारी संख्या में पेड़ों के कटने से डोईवाला व देहरादून क्षेत्र में मौसम में भारी बदलाव होगा, जिससे बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने मांग की कि विस्तारीकरण को लेकर आमजन और जनप्रतिनिधियों की राय ली जाए, जिसके बाद कार्य किया जाए। से 10,000 पेड़ काटने की बात सरकार ने की है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, एयरपोर्ट की दृष्टि से देखें तो हमारा क्षेत्र में जहां पर हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है, चीतल हाथी बड़े बड़े जानवर उसमें हैं, तो हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है 10,000 पेड़ कम नहीं होते। सरकार इसको ना काटे, या तो उसको काटती तो पहले से अनापत्ति क्षेत्र का भी लेना चाहिए था। यहाँ विस्थापित लोग हैं जिनको 2 बार तो टिहरी से विस्थापित होकर आए, उन्होंने वो यहाँ पलायन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से उनको पलायन करने की जो रणनीति सरकार की है हम उसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के नाम पे दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जो सरकार की एक नीति है, जो 215 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित की जा रही है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि जो 10,000 पेड़ कट रहे हैं एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए, वो बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को अगर ये पेड़ काटने थे, सरकार को इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना था, तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पहले जनता से राय ली जाती है। हमारे देश में जनता से पूछा जाना चाहिए था। तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जनता से पूछा गया? नहीं। क्या लोकल जनप्रतिनिधियों से पूछा गया? नहीं। तो आखिरकार ये हिटलरशाही सरकार चाहती क्या है? अगर डोईवाला क्षेत्र में इतना खूबसूरत जंगल 10,000 पेड़ जिसमें हैं, अगर ये कट जाता है तो डोईवाला का पूरा भौगोलिक क्षेत्र, डोईवाला का मौसम पूरा चेंज हो जाएगा। और जो टेम्परेचर तो रुड़की क्लियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण इस समय लोग भाजपा से परेशान हैं, जिसके चलते इस सब प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। आज भाजपा से लोग परेशान हैं, रोजगार खत्म हो चुके, हर आदमी माने पर जब से नोटबंदी हुई और आज तक के हर कारोबार, किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी हो, सब परेशान है। आज यहाँ पर कांग्रेस की लहर है और आने वाले 2022 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और जी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी विधानसभा डोईवाला को एक आदर्श विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके चलते डोईवाला की जनता को बड़ी बड़ी सौगातों से नवाजा जा रहा है। और इसी कड़ी में डोईवाला की जनता को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार ने डोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम सभा को IMA विलेज घोषित कर दिया है, जिसका कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और इसका ऑनलाइन शुभारंभ जो है वो यहाँ किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में 95 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसकी शुरुआत कल डोईवाला से होने जा रही है। इसके अलावा डोईवाला के अन्य जगहों पर भी विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें शेरगढ़, चांडी, जाखन पुल का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसका भाजपा नेताओं व अधिकारियों द्वारा लगातार जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, नाबार्ड के चेयरमैन और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का क्षेत्र है। इसमें माजरी ग्रांट को जो है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना IMA विलेज के अंतर्गत इसका चयन किया गया है। यहाँ से माजरी ग्रांट से जो है और भी पंचायतों का ऑनलाइन शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है हर संभव पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे एक आदर्श विधानसभा को एक आदर्श रूप दिया जाए। समूह IMA का मतलब है इंटीग्रेटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे खास बात यह है, सरकार द्वारा जो ये चालू किया गया है अभी, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह में सारे सरकार का जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया, आपका फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, सेरिकल्चर हो गया, सारे विभाग की जानकारी आपको एक ही जगह मिलेगी। ठीक है। अब इसका फायदा लोगों को ऐसे मिलेगा कि जो हमारे किसान हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, जो अपना ये उत्पाद ये लोग जो इनका होता है ना, उसको मार्केट में बेचने में विभाग इनकी हेल्प करेगा, है ना। और उसके बाद ये इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है ना, वो अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आएगा तो उसको भी फंडिंग की जाएगी उसकी भी। जैसे कोई फिशरीज का लेके आ गया कि उसने मछली पालन का करना है, एक प्रोजेक्ट लेके आना है उसने कि भाई जमा करना है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से हमको ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें भी विभाग इसकी हेल्प करेगा। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक बोर्ड से हूँ, तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर इसमें इस इलाके में 20-25 हमारे उन्नत फार्मर हैं जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अंडर आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कि मैक्सिमम जितने लोग आ सके, जो यहाँ पर आ सके, वो आसपास के लोग
उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी संगठन पिछले 4 महीने का वेतन न मिलने के कारण अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज देहरादून में रोडवेज कर्मचारी संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से वे कर्मचारी कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सरकार उनका वेतन जारी नहीं करती तो 28 अक्टूबर से रोडवेज कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो बहुत है, लेकिन हमारी 5 वीकली मांग खास है। सबसे पहले 5 माह का रुका हुआ वेतन है हमारा, और हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका प्रोत्साहन राशि 4 माह से काट दी गई है, जबकि हम कर्मचारियों ने सरकार के आदेश पर कोविड-19 में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियों का आवागमन किया, प्रवासियों को लाने ले जाने में सरकार का साथ दिया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। तब तक हमें 5 माह का वेतन नहीं मिलेगा, हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि वापस नहीं होगी, कार्यशाला में स्पेयर कार्ड नहीं होंगे, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आज हमारा पूरे उत्तराखंड में 1 दिवसीय कार्यक्रम है, और अगर इस पर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो 28 तारीख से मुख्यालय पर, उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय दीपनगर में है, वहां पर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और 2-3 दिन के अंदर उसमें समाधान नहीं होता तो हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। जिसकी कोरोना के दौर में भी प्रवासियों को उत्तराखंड लाने में दिन रात एक करने वाले उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्मचारियों को अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे रोडवेज कर्मचारियों को सरकार ने अब उनका वेतन नहीं दिया है, लिहाजा कर्मचारी और हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहा है, और लिहाजा अब व्यापक रूप से आंदोलन की तैयारी चल रही है।